हेलो नमस्कार वेलकम एवरीबॉडी वेलकम टू अवलोकन आईएएस। माय नेम इज सुदर्शन मिश्रा और अभी हम कर रहे हैं यूपी पीसीएस की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की सीरीज और उसमें सब्जेक्ट चल रहा है पॉलिटी। अभी तक हमने 2018 से लेकर के 2023 तक कवर कर लिया है। ये लास्ट ईयर हम कवर कर रहे हैं 2024 का। ठीक है। इसके बाद में फिर दूसरे सब्जेक्ट से स्टार्ट होंगे। और इस वाले लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले मैं सेम बात वही दोहराना चाहूंगा जो हर लेक्चर से पहले दोहराता हूँ कि आप एक पेन पेपर लेकर के बैठो, जितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं उसको भी लिखो, जितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं आपके उसको भी लिखो। ठीक है। मेरे क्वेश्चन बोलते ही आप वीडियो पॉज करना और वो क्वेश्चन अटेम्प्ट करना और ज़्यादा टाइम मत लेना। 30 सेकंड या 40 सेकंड या 1 मिनट के अंदर कोशिश करना उस क्वेश्चन को कर लो। ठीक है। जितने सही हो रहे हैं जितने गलत हो रहे हैं उसको भी लिखो। और फिर एंड में आप कमेंट सेक्शन में ये चीज़ ज़रूर डालना कि कितने आपने सही किए कितने गलत किए। ठीक है। ये आपके इंट्रोस्पेक्शन के लिए और आपके करेक्शन के लिए आपके सही तरीके से आप पढ़ पाओ उसके लिए ज़रूरी है। ठीक है। और एक तरह से कंपटीशन की भावना भी आएगी जब कई सारे लोग आप डालोगे। ठीक है। तो वो ज़रूरी भी है। तो स्टार्ट करते हैं अब विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। आप लोग काफ़ी ऑलरेडी एडल्ट हो, इतना समझा चुका हूँ तो दोबारा फिर इसको एक्सपेंड करने की कोई मतलब नहीं है। पहला क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? Article 153 Office of the Governor, Article 154 Executive Authority of the Governor, Article 155 Removal of the Governor, Article 156 Term of the Governor। तो देखते हैं इसका आंसर होगा आर्टिकल 155 रिमूवल ऑफ द गवर्नर। आर्टिकल 155 में क्या कहता है कि वो प्रोवाइड करता है अपॉइंटमेंट ऑफ द गवर्नर बाय प्रेसिडेंट। ठीक है। ये रिमूवल नहीं, रिमूवल के लिए नहीं है। रिमूवल के लिए जो आर्टिकल है वो आर्टिकल 156 क्लॉज 1 है उसका। ठीक है। और जो रिमूवल ऑफ गवर्नर होता है वो प्रेसिडेंट करते हैं। चीफ मिनिस्टर या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का इसमें कोई रोल नहीं होता। ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर स्टेटेड इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? प्रेसिडेंट शैल नॉट बी अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। दूसरा है पार्लियामेंट शैल कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड बोथ हाउसेस। तो इसके ऑप्शंस ये हैं। आंसर देखते हैं इसका। इसका आंसर होगा दोनों। 1 और 2 दोनों सही स्टेटमेंट है। ठीक है। आर्टिकल 66 स्टेट करता है कि प्रेसिडेंट जो है किसी भी हाउस का मेंबर नहीं हो सकता है, ना ही राज्यसभा का हो सकता है ना ही लोकसभा का। ठीक है। और आर्टिकल 79 डिफाइन करता है पार्लियामेंट को एज कंसिस्टिंग ऑफ बोथ प्रेसिडेंट एंड द बोथ हाउसेज। प्रेसिडेंट एंड बोथ हाउसेज यानी प्रेसिडेंट प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा तीनों कंप्लीट मिलकर के पार्लियामेंट बनाते हैं। और ये काफी रिपीटेड स्टेटमेंट भी है और बहुत बार क्वेश्चन प्रीवियस क्वेश्चन पूछ चुका है। शायद कुछ क्वेश्चंस में हमने ये डिस्कस भी किया था पास्ट के लेक्चर्स में। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अमेंडमेंट टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी इनिशिएटेड बाय लोकसभा, राज्यसभा, स्टेट लेजिस्लेचर, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये भी हमने लास्ट के लेक्चर में डिस्कस किया है। ठीक है। तो इसका ऑप्शंस है 1, 2, 3, 1 and 2, ओनली 1, 2, 3 and 4। तो इसका सही आंसर होगा लोकसभा एंड राज्यसभा। ठीक है। आर्टिकल 368 जो है वो अलाउ करता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स टू बी इनिशिएटेड या बाय आइदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, या तो लोकसभा शुरू कर सकती है उसको या तो फिर राज्यसभा शुरू कर सकती है। ठीक है। ध्यान रखने की बात है स्टेट लेजिस्लेचर के पास कोई पावर नहीं है अमेंडमेंट्स को इनिशिएट करने की। ठीक है। लेकिन हाँ जरूरत पड़ेगी तो वो सपोर्ट कुछ अमेंडमेंट्स में स्टेट लेजिस्लेचर की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर फंक्शंस ऑफ द इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया? Conduct the elections for the posts of Speaker and Deputy Speaker of Lok Sabha and Deputy Chairman of the Rajya Sabha। दूसरा है conduct the elections of municipal corporations and municipalities। तीसरा है deciding on all doubts and disputes arising out of the above elections। तो इसको देख करके आपको लग सकता है कि नहीं इसका ऑप्शन 1 और ऑप्शन 3 सही है। ये तो थोड़ा अगर आप पढ़ के गए होगे ठीक ठाक से तो आपको तब तो आप इसका आंसर जानते होगे, लेकिन अगर नहीं पढ़ के गए हो ठीक ठाक से, रिवीजन में कमी रही होगी तो आप 1 और 3 में मार करके चले आ जाओगे। ठीक है। लेकिन इसका सही आंसर नन ऑफ द अबव होगा। ठीक है। देखो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है इलेक्शन कंडक्ट कराता है पार्लियामेंट के लिए, मतलब जो एमपीज के इलेक्शंस होते हैं। ठीक है। स्टेट लेजिस्लेचर्स का कंडक्ट कराता है जो एमएलएस के इलेक्शंस होते हैं। और तीसरा जो प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए इलेक्शन होता है वो कंडक्ट कराता है। ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट यानी चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा।
और जो इलेक्शंस ऑफ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, म्युनिसिपैलिटीज और पंचायत के होते हैं वो स्टेट इलेक्शन कमीशन कंडक्ट कराता है, सेंट्रल इलेक्शन कमीशन नहीं कराता है। अच्छा, तो आप लोग के मन में ये क्वेश्चन आ ही सकता है कि स्पीकर, डेप्यूटी स्पीकर लोकसभा का जो है और डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा है वो कौन कंडक्ट कराता है? तो देखो, डेप्यूटी चेयरमैन ऑफ जो राज्यसभा जो है उसका इलेक्शन जो होता है वो वाइस प्रेसिडेंट यानी चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा के देखरेख में होता है, और चेयरपर्सन ऑफ द राज्यसभा का जो इलेक्शन होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑलरेडी कंडक्ट करा रहा है वाइस प्रेसिडेंट का चेयर का। ठीक है, और स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की जो बात रही वो प्रेसिडेंट के देखरेख में होता है। ठीक है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कोई रोल नहीं है इसमें, तो इसीलिए ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव, ये ध्यान रखना। फिर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? जीवी के राव कमेटी प्लानिंग एट ब्लॉक लेवल, दूसरा है दंतवाला कमेटी रूरल क्रेडिट का, तीसरा है संथानम कमेटी पंचायती राज फाइनेंसेस, और चौथा है अशोक मेहता कमेटी पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। इसमें से पूछा है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है, तो देखो इसका आंसर होगा संथानम कमेटी, क्योंकि संथानम कमेटी जो बनाई गई थी वो करप्शन इन इंडिया से डील करने के लिए बनाई गई थी, करप्शन मेजर्स के और क्या क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। ठीक है, पंचायती राज फाइनेंसेस के लिए नहीं बनाई गई थी उसको। और बाकी कमिटीज जो है वो करेक्टली मैच्ड हैं उनके फोकस एरिया से। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्रीडम्स इज नॉट गारंटीड बाय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 19? फ्रीडम टू असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स, ये सही बात है। फ्रीडम टू ओन, एक्वायर एंड डिस्पोज प्रॉपर्टी, इसके बारे में तो हमने सुना ही नहीं है आर्टिकल 19 में। फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द कंट्री, हाँ ये भी सही बात है। फ्रीडम टू प्रैक्टिस एनी ट्रेड और प्रोफेशन, ये भी सही बात है, तो ऑप्शन इसका हो जाएगा बी। ठीक है, तो फ्रीडम जो राइट टू प्रॉपर्टी है ये ओरिजिनली फंडामेंटल राइट था, ठीक है, लेकिन अब नहीं है, वो लीगल राइट हो गया है आर्टिकल 300A के अंतर्गत में। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया द सेम पर्सन कैन नॉट फंक्शन एज गवर्नर ऑफ टू और मोर स्टेट्स एट द सेम टाइम। इसका रीजन दिया हुआ है कि आर्टिकल 153 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट देयर शैल बी अ गवर्नर फॉर ईच स्टेट। तो इसका आंसर अगर हम देखेंगे तो इसका आंसर असर्शन गलत है, लेकिन रीजन सही है। ठीक है, असर्शन गलत इसलिए क्योंकि जो सेम पर्सन है वो एज ए गवर्नर दो या दो से अधिक स्टेट्स के लिए साइमल्टेनियसली बन सकता है, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अलाउड है। पहले देखो, जब ये अमेंडमेंट के थ्रू इसके अलाउ हुआ था, ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा प्रावधान नहीं था। ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 153 यही कह रहा था कि देयर शैल बी गवर्नर फॉर ईच स्टेट्स। ठीक है, और जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हुआ, सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट फॉर योर इन्फॉर्मेशन बता दूं मैं, ठीक है, 1956 का, और जिसमें स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन हुआ था। अगर आपको याद होगा मैंने क्वेश्चन करा था आपको, लैंग्वेज इशू काफी ज्यादा चल रहा था, उससे लैंग्वेज इशू से रिलेटेड क्वेश्चन था, तो वही लैंग्वेज इशू जब हुआ था तो स्टेट रिऑर्गेनाइजेशन वो बना था, ठीक है, कमीशन, और उसके बाद ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट लाया गया था। उसके बाद ही ये हुआ था सेवेंथ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की एक पर्सन जो है गवर्नर दो या दो से अधिक स्टेट के लिए हो सकते हैं। ठीक है, इसीलिए असर्शन फॉल्स हो जा रहा है, और रीजन सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है तो उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच, यानी कौन से गलत कौन से सही तरीके से मैच नहीं है। ठीक है, इक्वालिटी बिफोर लॉ गारंटीड टू बोथ सिटीजन्स और नॉन सिटीजन्स, इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक अपॉइंटमेंट एम्प्लॉयमेंट गारंटीड ओनली टू इंडियन सिटीजन्स, फिर क्रिएटिंग न्यू स्टेट्स, पार्लियामेंट ऑफ पावर, सॉरी पावर ऑफ पार्लियामेंट, और चौथा है अल्टरिंग द नेम ऑफ स्टेट, पावर ऑफ अ स्टेट लेजिस्लेचर। ठीक, तो इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर होगा अल्टरिंग द नेम ऑफ अ स्टेट, यानी पावर ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। ये गलत मैच है, क्योंकि जो स्टेट का नाम चेंज करने का जो अधिकार होता है वो पार्लियामेंट के पास होता है अंडर आर्टिकल 3, स्टेट लेजिस्लेचर के पास नहीं होता। ठीक है, स्टेट लेजिस्लेचर के पास सिटीज, डिस्ट्रिक्ट्स, इन सब का नाम चेंज करने का अधिकार होता है, स्टेट का नाम चेंज करने का अधिकार पार्लियामेंट के पास ही है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। इसमें लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया आर्टिकल 266, फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 360, फाइनेंशियल इमरजेंसी 280, कंप्ट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया 148। अब तक इतने क्वेश्चन कर लिए आपने फाइनेंस कमीशन पे, तो ये तो समझ ही गया होगा कि फाइनेंस कमीशन आर्टिकल 280 का है। ठीक है, क्योंकि मुझे याद है 2018 से लेकर के ये शायद चौथा पांचवा क्वेश्चन है, हर साल ऑलमोस्ट फाइनेंस कमीशन पे क्वेश्चन है। तो आपने अगर सारी वीडियो देखी होंगी तो ये तो आप ऐसे ही बता दोगे कि फाइनेंस कमीशन 280 का है। अगर हम इतना ही बता देते हैं बी का यानी तीसरा वाला, तो हम बस इसी को मार्क करके आगे निकल जाएंगे, बाकी हमें देखने की भी जरूरत नहीं, क्योंकि बी 3 में किसी में दिया ही नहीं है, और किसी बस एक लौटा यही ऑप्शन है, तो हमारा आंसर ऐसे फटाक से आ जा रहा है। बाकी हमें नहीं पता होगा तो भी चलेगा।
तो देख रहे हो एक तरह से कमीशन ने आपको खुद ही कहा है कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के जाओ, तो आपको आंसर एग्जाम में मिल जाएगा आराम से। मतलब ये नहीं कि सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ के चले कि और भी पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बता रहा हूँ एक बात कि हाँ, आप ऐसा नहीं होगी वहाँ खाली बैठे रहो, क्वेश्चंस कुछ अटेम्प्ट कर पाओगे। ठीक है, तो अब फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए आर्टिकल 360, कॉम्पिट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल के लिए 148, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया 266। ठीक है, ये याद करके तब भी जाना, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चन से भी क्वेश्चन बनते हैं। तो जरूरी नहीं कि सिमिलर क्वेश्चन आ जाए, लेकिन ये सब चीजें उठा के पूछ सकता है नेक्स्ट 2025 में, क्योंकि 2024 का ये पेपर है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एनविसेज्ड बाय राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर, प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज। ठीक है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन 2 एंड 3, प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स लेबर एंड प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज एंड माइंस। हम बाकी चीज भी पढ़ के हमको लग सकता है कि यार ये भी तो एक्सप्लॉयटेशन ही, अनटचेबिलिटी तो वो भी तो आ सकता है, इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज चलो ठीक है, वो तो एक सेकंड के लिए इग्नोर कर सकते हैं। तो लेकिन ऑप्शन इसमें एक तो पहली बात ये देखेंगे कि ऑप्शन उस अकॉर्डिंग बने नहीं है, पहली चीज। दूसरी चीज, जो क्या कहते हैं, सारे राइट्स को कुछ एक ब्रॉडर टर्म देके क्लब किया गया है। ठीक है, जैसे राइट आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 राइट टू इक्वलिटी में क्लब किए गए हैं। ठीक है, फिर आर्टिकल 19 एक अलग क्लब किया गया है, 2021 अलग क्लब किया गया है, 23 24 अलग क्लब किया गया है। फिर ऐसे करके बाकी 25 से लेके 28 अलग क्लब किए गए हैं, 29 30 अलग क्लब किए गए हैं। तो ऐसे एक ब्रॉडर नेम है सबका। तो वही पूछा है, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन किस चीज में क्लब्ड है, तो वो प्रोहिबिशन ऑफ ह्यूमन ट्रैफिकिंग आर्टिकल 23 है, और प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन फैक्ट्रीज आर्टिकल 24 है। ठीक है, तो इसमें क्लब किए गए हैं। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन इज लेबल्ड एज असर्शन एंड रीजन। मतलब असर्शन रीजन क्वेश्चन है। आर्टिकल 352 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी, और रीजन में दिया हुआ है इमरजेंसी में टेक प्लेस एट एनी टाइम। ठीक है, तो ये बात भी सही है, इमरजेंसी कैन टेक प्लेस एट एनी टाइम, लेकिन ये बात है कि भाई इमरजेंसी डिक्लेयर करने वाली बात अगर है तो वो कभी नहीं डिक्लेयर कर सकती। वो डिक्लेयर करने के लिए एक प्रॉपर सेट पैरामीटर है, उसको फॉलो करना पड़ता है, तभी इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो और पहला असर्शन है आर्टिकल 352 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, वो इट डील्स विद डिक्लेरेशन ऑफ इमरजेंसी। हाँ, बात सही है। तो दोनों असर्शन और रीजन दोनों सही हैं, लेकिन असर्शन जो है डज नॉट एक्सप्लेन द सॉरी, रीजन जो है इट डज नॉट एक्सप्लेन द रीजन असर्शन कंप्लीटली। ठीक है, रीजन जो है कंप्लीटली असर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है, और ये ऑप्शन है ऑप्शन ए, तो इसका आंसर हो गया ऑप्शन ए। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग आईसीटी बेस्ड ई गवर्नेंस। आईसीटी मतलब इंटरनेट कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी। तो इट करेक्ट इसके रिगार्डिंग कौन सा होगा, तो पहला है ई गवर्नेंस रिड्यूसेस द ट्रांसपेरेंसी ऑफ गवर्नमेंट। तो पहला स्टेटमेंट ही गलत लग रहा है, ई गवर्नेंस रिड्यूस करेगा ट्रांसपेरेंसी, तो फिर आईसीटी को प्रमोट थोड़ी करती सरकार। भले ऑफिशियली क्या कहते हैं, अनऑफिशियली ट्रांसपेरेंसी को कर्व कर रही है, लेकिन ऑफिशियली तो ये दिखाना होगा कि हम वी आर वेरी ट्रांसपेरेंट। तो ये स्टेटमेंट ही गलत हो जाता है, तो ये स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट गलत हो जा रहा है अगर, तो हम ये ऑप्शन सेफली काट सकते हैं, हटा दिए। अपने पास बचा 2 and 4, 2 and 3, 2, 3 and 4। इससे ऑप्शन 2 तो पक्का हो जाता है, तो ऑप्शन 2 पढ़ने की जरूरत नहीं है। ऑप्शन 3 पे आते हैं, ई गवर्नेंस इंक्रीजेस सिटीजंस इनपुट इनटू गवर्नमेंट। ठीक है, चलो ये नहीं पता है तो इसको क्वेश्चन मार्क डाल के रख लो। फिर चौथा है, ई गवर्नेंस इंक्रीजेस ब्यूरोक्रेटिक रेड टेपिज्म। तो सरकार का कम से कम ये तो प्रयास रहता है कि रेड टेपिज्म को कम से कम करे। ठीक है, तो ये ऑप्शन भी इसलिए क्या कहते हैं गलत हो जाता है, भले वो कम नहीं हो अलग बात है, लेकिन कोशिश तो यही रहती है कि रेड टेपिज्म कम किया जाए। ऑप्शन 4 भी, स्टेटमेंट 4 भी गलत हो जाता है। स्टेटमेंट 4 गलत हुआ तो ये कट गया अपना, ये कट गया, और ये तो सी वाला कट ही चुका, तो ऑप्शन बी बना अपना आंसर। ठीक है, तो ऑप्शन 2 and 3, स्टेटमेंट 2 and 3 आर करेक्ट। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, यूपीएससी डिराइव्स इट्स फंक्शन फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग, कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट्री लॉज, एग्जीक्यूटिव रूल्स एंड ऑर्डर्स, कन्वेंशन। तो यूपीएससी जो है चारों से डिराइव करता है अपना पावर। ठीक है, कन्वेंशन से भी करता है, एग्जीक्यूटिव रूल्स एंड ऑर्डर से भी करता है, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 315 से 323 के तक उसके बारे में दिया हुआ है, तो वहां से तो पावर आता ही है उसके पास। ठीक है, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी हो जाता है। तो चारों ऑप्शन के सही होंगे। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड,
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल दिया हुआ है, तो देखो कौन सा सही मैच है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया 165, फिर नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट। अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत पढ़ा होगा तो इससे आइडिया हो, ये आपको पता होगा कि नहीं पहला भी गलत है, दूसरा भी गलत है, तीसरा तो हमें पता ही है। फाइनेंस कमीशन अभी हमने कुछ एक क्वेश्चन पहले ही सॉल्व किया है, और एक ही पेपर में देखो दो क्वेश्चन आ गए फाइनेंस कमीशन के रिगार्डिंग, और हर साल आ रहे हैं। तो फाइनेंस कमीशन कितना इंपॉर्टेंट है इससे आपको आइडिया लग गया होगा। तो फाइनेंस कमीशन के बारे में आप सब पढ़ के जाना, ठीक है, ऐसे छोड़ना नहीं। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल तो यूपीपीसीएस में पूछेगा, कोई भरोसा नहीं हो सकता है आपसे टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी पूछ दे, ठीक है, यूपीएससी में पूछ चुका है। इसमें कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे हैं जो मैंने देखे थे प्रीवियस क्वेश्चन जब मैं देख रहा था यूपीएससी का भी यूपीपीसीएस का भी, तो कुछ स्टेटमेंट्स ऐसे थे जो यूपीपीसीएस ने यूपीएससी से डायरेक्ट उठाए हैं। यूपीएससी के पुराने सवाल थे वो 2013-14 के, और उसको इस साल 2024 वाले पेपर में उसने डायरेक्ट उठा लिया है, ठीक है। जैसे वो आपका इमरजेंसी वाला क्वेश्चन था वो 2013-14 का क्वेश्चन, 13 या 12 का क्वेश्चन था, उसको डायरेक्ट उठा लिया था, ठीक है। तो वैसा ही है, इसलिए यूपीएससी क्वेश्चंस भी उठा रहा है यूपीपीसीएस इस साल 2024 वाले में देखा है जैसा। तो इसलिए आप उसको इग्नोर मत करना। तो इसलिए अगर आप फाइनेंस कमीशन के बारे में आर्टिकल देख रहे हो तो हो सकता है नेक्स्ट ईयर भी फाइनेंस कमीशन के बारे में क्वेश्चन आए, यानी 2025 में 2 महीने बाद। लेकिन जरूरी नहीं है सिर्फ आपसे कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल पूछ के छोड़ दे, हो सकता है आपसे टर्म्स ऑफ रेफरेंस पूछ ले, या पूछ ले ये कौन सा फाइनेंस कमीशन है, कौन से नंबर का, ठीक है। तो थोड़ा डिटेलिंग कर लेना फाइनेंस कमीशन, कहने का मतलब ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी था तो उसको समझाने का मतलब नहीं है। एक बार आर्टिकल्स देख लो। इलेक्शन कमीशन 324 आर्टिकल में मेंशन्ड है। नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल्ड कास्ट 338 में है। देखो नेशनल कमीशन जो है शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, फिर ओबीसी वगैरह, अदर बैकवर्ड क्लासेस, ये सब जितने भी कमीशन है 338 में ही है। ए बी करके हैं, ठीक है। एक तो 338 में है, 138 ए में है, 338 बी में है, तो ठीक है। तो वैसे करके ध्यान रखना ये चीज। और नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस आपका 340 में है, ठीक है। तो 338-40 इसी के आसपास है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आइडेंटिफाई द करेक्ट क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग: शंकरी प्रसाद वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, सज्जन सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, गोलकनाथ वर्सेस स्टेट ऑफ पंजाब, और केशव नंदा भारती वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। तो ये काफी फैक्चुअल है, इसको याद करना ही पड़ेगा आपको, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है जो समझाया भी जाए, ठीक है। तो इसका क्रोनोलॉजिकल ऑप्शन ऑप्शन सॉरी ऑप्शन होगा सी, 1 2 3 4। सबसे पहले जो है शंकरी प्रसाद 1951 का केस है, फिर सज्जन सिंह का 1965 का, गोलकनाथ का 1967, केशव नंदा भारती 1973, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैच द अमेंडमेंट्स विद देयर ईयर ऑफ इम्प्लीमेंटेशन। 42nd अमेंडमेंट बहुत ही कॉमन है, 1976 सबको पता है। तो ए का 3 किसके साथ जा रहा है? ए 3 इसी के साथ जा रहा है। पहले ऑप्शन पे ही अपने को आंसर मिल गया। तो बाकी भी मैं समझा दे रहा हूँ। अपना क्वेश्चन में ऐसे ही करके एग्जाम के टाइम में हम निकल जाएंगे आगे, ठीक है। हम बाकी चीज नहीं ध्यान देंगे। अगर क्वेश्चन आगे में सेम क्वेश्चन आता है तो फिर तब एक बार घूम के देख लेंगे, हाँ भाई कौन सा ऑप्शन था, क्या था, ठीक है। 52nd अमेंडमेंट जो है आपका 1985 में आया था। फिर 86 अमेंडमेंट है, वो 2002 में आया था। 86 अमेंडमेंट आपको पता पता होगा, राइट टू एजुकेशन वाला है, ठीक है। जिसमें कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स ऐड किए गए थे। फंडामेंटल राइट एज अ फंडामेंटल राइट उसको बनाया गया था, ठीक है। फिर 96 अमेंडमेंट जो है आपका 2011 में है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैच द लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म किसने कहा, बार्गेनिंग फेडरलिज्म किसने कहा, क्वाजी फेडरलिज्म किसने कहा, और फेडरलिज्म में सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी किसने कहा, समझे। तो इसका आंसर होगा आपका बी, 2143। मतलब आपका बार्गेनिंग फेडरलिज्म जो है उसने क्या, आपका कोऑपरेटिव फेडरलिज्म जो है आइवर जेनिंग्स ने कहा था। बार्गेनिंग फेडरलिज्म केसी वियर, ठीक है। और क्वाजाई फेडरलिज्म आपका ग्रेविन ऑस्टिन, और फेडरलिज्म विद सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी मॉरिस जोन्स। Which of the following is not a level in three-tier पंचायती राज recommended by बलवंत राय मेहता कमेटी? तो इसके ऑप्शंस बलवंत राय मेहता कमेटी भी मैंने समझाया था लास्ट लेक्चर्स में, कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस में बलवंत राय भी समझाया था, ठीक है। अशोक मेहता भी, और जी पर जी वी के राव कमेटी, वो भी उसके बारे में थोड़ा बहुत बताया था। तो इसका आंसर होगा आपका न्याय पंचायत। न्याय पंचायत के बारे में बात नहीं की गई है। 3 टियर सिस्टम की बात की गई है, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद, ठीक है। न्याय पंचायत जो है जुडिशियल फंक्शंस के लिए, वो 3 टियर का पार्ट नहीं है, एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, वो जुडिशियल फंक्शन है उसका। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अकॉर्डिंग टू लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट 2013, द लोकपाल वुड बी अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट आफ्टर ऑब्टेनिंग द रिकमेंडेशंस ऑफ अ सिलेक्शन कमिटी with prime minister as
chairperson and consisting of the following: Chief Justice of India or Supreme Court judge nominated by him. दूसरा है चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, तीसरा है स्पीकर ऑफ द लोकसभा, चौथा है लीडर ऑफ अपोजिशन इन लोकसभा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 1 2 3 4। ठीक है, तो सिलेक्शन कमेटी जो होगी वो 6 मेंबर से कंसिस्ट करेगी: प्राइम मिनिस्टर, स्पीकर ऑफ लोकसभा, लीडर ऑफ अपोजिशन, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट जज या और सुप्रीम कोर्ट जज नॉमिनेटेड बाय हिम, लीडर ऑफ अपोजिशन राज्यसभा और चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। अच्छा, इस बार मुझे जो लग रहा है, इस बार जो क्वेश्चन आएगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पे आएगा कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है या अदर इलेक्शन कमिश्नर्स का अपॉइंटमेंट कैसे होता है। ये बात पढ़ के जाना क्योंकि बहुत ज्यादा न्यूज में है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, तो चांसेस है कि उनके सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में सवाल पूछ सकता है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रेफरेंस टू स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज। इन द कॉन्स्टिट्यूशन देयर इज अ प्रोविजन फॉर पोस्ट ऑफ स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज फॉर एवरी स्टेट। दूसरा स्टेटमेंट है अ न्यू आर्टिकल 350B वाज एडेड फॉर दिस बाय द 9th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। तो इसका आंसर होगा कि देखो, हर स्टेट के लिए तो नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड करता है कि स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज वो एक लेवल पे प्रोवाइड करता है, खाली यूनियन लेवल पे, हर स्टेट के लिए नहीं। ठीक है, उसका सीटिंग हो सकता है जगह जगह पे, लेकिन है वो एक ही, मतलब यूनियन लेवल पे ही है बस। ठीक है, और तीन आर्टिकल 350 भी ये प्रोवाइड करता है। तो ये एक्सप्लेनेटरी है, तो इसमें कुछ समझाने लायक है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कॉन्करेंट लिस्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंक्लूड्स ट्रेड एंड कॉमर्स, एडल्ट्रेशन ऑफ गुड्स, सक्सेशन। ये थोड़ा टीडियस क्वेश्चन हो सकता है क्योंकि आपको रटना पड़ेगा वो जितने लिस्ट हैं। रटना नहीं पड़ेगा, 10 12 बार देखोगे तो दिमाग में बैठ जाएगी चीजें मोटा मोटी की क्या क्या किस किस चीज में किसके पास पावर है, स्टेट लिस्ट में क्या है, सेंट्रल लिस्ट में क्या है और कॉन्करेंट लिस्ट में क्या है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा आपका 1 2 एंड 3। कॉन्करेंट लिस्ट जो है वो लिस्ट थी शेड्यूल 7 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है। ठीक है, और जिसपे दोनों पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर्स दोनों लॉ बना सकते हैं। ट्रेड, कॉमर्स, एडल्ट्रेशन ऑफ गुड्स और सक्सेशन, ये तीनों जो है कॉन्करेंट लिस्ट में अलाउड हैं, कॉन्करेंट लिस्ट में हैं। ठीक है, और जिससे गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, स्टेट गवर्नमेंट भी इसमें लेजिस्लेट कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। और जैसा कि मैं हर लेक्चर में बोलता हूँ, आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट है। इस लेक्चर में भी आपसे बोल रहा हूँ कि आंसर राइटिंग इंपॉर्टेंट है। आई होप आप इसके बारे में सोच रहे होगे कि हाँ, आंसर राइटिंग करना चाहिए हमें, क्योंकि रैंक एट द एंड ऑफ द डे आपको आंसर, जितना बढ़िया आंसर लिखे रहोगे उसी से मिलेगी। ठीक है, तो देखो, आपको जो भी प्लान अफोर्डेबल लगे आप अपने अकॉर्डिंग देख लो इसको। और अगर आपको कुछ फाइनेंशियली कंस्ट्रेंट्स हैं, कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो हमारी टीम से कांटेक्ट करो। विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। जो बेस्ट पॉसिबल प्लान्स होंगे वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, जैसे आपका नुकसान ना हो। ठीक है, आपका सिलेक्शन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पे हम इस लेक्चर को खत्म करते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में किसी और सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।